अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जो बाइडन के हालिया ओवल ऑफिस खिताब की रोशनी में सदर जो बाइडन की कौम के तय लगन की तारीफ की, जो अमेरिकी सियासत में एक अहम लम्हा है। जो बाइडन की पहली तकरीर उस वक्त हुई जब उन्होंने 2024 की इंतखाबी दौर से दस्तबरदारी का ऐलान किया और नायब सदर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सदर के लिए नामजद करने की हिमायत की। ओबामा ने अवामी दफ्तर में जो बाइडन के वसी कैरियर की अक्कासी करते हुए कहा, जो बाइडन अमेरिकी अवाम की ज़िंदगी भर की खिदमत में बार बार इन अल्फाज पर कायम रहे हैं। ओवल ऑफिस का खिताब जो रिवायती तौर पर कौमी अहमियत के लम्हात या पॉलिसी के ऐलानात के लिए मखसूस होता है, जो बाइडन को अपने फैसलों को बयान करने और मुल्क के अगले रहनुमा के तौर पर हारिस की हिमायत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। कोविड-19 के मुनफी टेस्ट के बाद व्हाइट हाउस वापस आते हुए जो बाइडन ने आइंदा इंतखाबात को तरक्की और उम्मीद और तकसीम के दरमियान एक अहम इंतखाब के तौर पर तैयार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दफ्तर का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं अपने मुल्क से ज़्यादा प्यार करता हूं। जो बाइडन ने जमहूरियत के दिफा और अमेरिकी अवाम की इज्तिमाई बहबूद के अज़्म पर जोर देते हुए तस्दीक की। अमेरिका में इस माह के शुरू में पेनिसुलवानिया की एक रैली में साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की कोशिश के जवाब में ऐवान नुमाइंदगान ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए वक्फ एक दो तरफ़ा टास्क फोर्स बनाने के लिए वोट देकर फैसलाकुन कार्रवाई की है। CNN न्यूज़ ने ये रिपोर्ट पेश की है। इस टास्क फोर्स की तश्कील की करारदाद को वसीत और दो तरफ़ा हिमायत हासिल हुई, जो 416 के मुकाबले में 0 के वोटों से मंजूर हुई। हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन और हाउस डेमोक्रेटिक रहनुमा हकीम जेफरीज ने मुश्तरका तौर पर टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया, जो 7 रिपब्लिकन और 6 डेमोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर जॉनसन ने CNN को बताया कि टास्क फोर्स में तकर्रुरियों का इंकशाफ जुमेरात यानी आज किया जा रहा है। जेफरीजन के साथ मुशावरत के बाद नामजदगियों के साथ तकर्रुरियों का इंकशाफ किया जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि चीन यूक्रेन की इलाकाई सालिमियत और बका का एहतराम करता है, जबकि इसने तस्दीक की है कि वो रूस को असला फराहम करने वाले ममालिक में शामिल नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने बताया कि इन्हें वज़ीर ख़ारजा कोलंबिया की चीन में मुलाकातों की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। तवील अरसे बाद वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से चीन का यह दौरा अहम रहा है। यूक्रेनी लीडर ने इसके अलावा यह भी बताया कि चीन यूक्रेन की इलाकाई सालिमियत व बका का एहतराम करता है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हम पर वाज़ेह कर दिया है कि इनका मुल्क रूस को असला फराहम करने वाले ममालिक में शामिल नहीं होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कांग्रेस से खिताब के दौरान कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर एहतजाज के मनाज़िर देखने को मिले। कैपिटल हिल के बाहर हज़ारों अमेरिकी मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के खिताब के दौरान एहतजाज दर्ज कराया। कांग्रेस की इमारत के बाहर हज़ारों की तादाद में अमेरिकी शहरी जंगज़दा फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे और नेतन्याहू के खिताब से पहले ही जमा हो चुके थे। मुजाहिरीन नेतन्याहू की वजह से गाज़ा में हज़ारों बेगुनाह बच्चों और औरतों की हलाकत की वजह से नेतन्याहू के जंगी जराइम में वारंट जारी करके गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। इन मुजाहिरीन में शामिल एक 58 साला शहरी ने कहा कि यह हमारे अमेरिकी सियासतदानों की मुनाफिकत है, जो तमाम तर हदों को अबूर कर गई है। लेबनानी पार्लियामेंट में खारिजा उमूर की कमेटी के सरबराह रुकने पार्लियामेंट फादी अल्लामा के मुताबिक 15 जुलाई से शुरू हुई जंग के बाद से जनूबी लेबनान पर हज़ारों हमलों के नतीजे में तकरीबन 540 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि 5736 हमलों में 538 अफराद हलाक और 1850 जख्मी हुए हैं। खारिजा उमूर की कमेटी ने यूरोपीय यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, बरतानिया और कनाडा के मुतअद्दिद सफ़ीरों के साथ मुलाकात की ताकि जनूबी लेबनान पर जारी इजरायली हमलों के नतायज पेश किए जा सकें, जिसकी तैयारियों के हिस्से के तौर पर जंग बंदी के बाद के मरहले में हुकूमत काम कर रही है। रुकने पार्लियामेंट फादी अल्लामा ने कहा है कि सिफारती मिशंस और बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदे हैरान रह गए जब हमने 1800 हेक्टेयर रकबे पर इजरायली दुश्मन की जानिब से जानबूझकर जलाए जाने की बात कही। वो इन स्कूलों की तादाद भी हैरान थे जिन्हें निशाना बनाया गया और इन तलबा की तादाद जो अपनी तालीम मुकम्मिल करने से खासिर हैं और दूसरे जगहों पर मुंतकिल हो गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाज़ा में इजराइल की जंग का दिफा किया और कांग्रेस में एक सख्त तकरीर में अमेरिकी मुजाहिरीन की मजम्मत की, जिसने बहुत से आला डेमोक्रेटिक कानून साजों के बाइकआउट को जन्म दिया और जंग और इससे पैदा होने वाले इंसानी बहरान की मजम्मत के लिए हज़ारों अफराद को दारुल-हुकूमत की तरफ मुतवज्जह किया। नेतन्याहू ने मुकम्मिल फतह तक जंग जारी रखने के अज़्म ज़ाहिर किया। कुछ लोगों की मायूस कुन उम्मीदें कि इजराइल रहनुमा का दौरा अमेरिका जंग बंदी और यरगुमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ ले सकता है। अमेरिकी कानून साजों की जानिब से तालियां बजाते हुए और दूसरों की खामोशी पर नेतन्याहू ने हमास और ईरान के हिमायत याफ्ता दीगर ग्रुपों के खिलाफ अपने मुल्क की लड़ाई के लिए अमेरिकी हिमायत को तक़वियत देने की कोशिश की और इनका शुक्रिया अदा किया। हमास ने कहा है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब के बाद और अपने मुल्क को फौजी इमदाद में तेज़ी लाने का मुतालबा करने के बाद आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश की है।
नितिन याहू की जानिब से यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशें तेज करने की बात सरासर झूठ और इजरायली, अमेरिकी और बैनुल-अक़वामी राय आमा को गुमराह करने वाली है, जबकि वो शख्स है जिसने जंग के खात्मे और कैदियों की रिहाई का मुआहदा करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया है। मिस्र और कतर में हमारे भाइयों की तरफ से सालिसी की कोशिशें की जा रही है, लेकिन नितिन याहू की जानिब से इस कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप ने एक बयान में ये बात कही। जर्मन चांसलर ओलोफ शोल्स ने कहा है कि हमने इजराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का कोई फैसला नहीं किया। शोल्स ने दारुल-हुकूमत बर्लिन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाखिला व खारिजा मामलात पर बयानात जारी किए। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को असलहा फराहम किया और इस फराहमी को रोकने का फैसला नहीं किया, लेकिन हर असलहे की फराहमी का हम सूरत हाल के मुताबिक फैसला करते हैं। इजरायली माल के बाइकआउट की तलब के जवाब में ओलोफ शोल्स ने कहा कि मेरी हुकूमत इजरायली माल और खिदमात का बाइकआउट नहीं करेगी। सच पूछें तो मैं इस नवीयत के मुतालबात को निहायत मकरूह समझता हूँ। रूस के सदर पुतिन ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में शाम के सदर बशार अल-असद के साथ मुलाकात की। रूसी सदारती पैलेस क्रेमलिन के जारी करदा बयान के मुताबिक पुतिन और असद ने क्रेमलिन पैलेस में मुलाकात की है। मुज़ाकरात के ज़राए इब्लाग के लिए खुले हिस्से से खिताब में पुतिन ने कहा कि असद के साथ हमारी मुलाकात एक तवील अरसे के बाद हुई है, लिहाजा ऐसे बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर बातचीत करना ज़रूरी है। शामी महल वक़ूअ के मनफी इलाक़ाई हालात की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि शाम रूस तिजारती व इक़्तिसादी ताल्लुक़ात पर बात की जाए तो मुतअद्दिद काबिल मुज़ाकरा मौज़ूआत मौजूद हैं। इस शोबे में बाज़ उम्मीद अफजा पेशरफ्तें भी हो रही है। सदर बशार अल-असद ने भी कहा है कि रूस और शाम दोनों ही माजी ताहाल मुश्किल हालात से गुजरते चले आ रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में और यूरेशिया में दरपेश हालात व वाक़यात को पेश नज़र रखा जाए तो हमारे आज के मुज़ाकरात तमाम तफसीलात पर बातचीत करने और मुमकिना हालात व अदवार पर मुशावरत करने के हवाले से निहायत अहमियत के हामिल हैं। ईरान की सरकारी खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक ईरान के इंटेलिजेंस के वज़ीर इस्माइल खतीब ने कहा है कि इनकी फोर्सेस ने हाल ही में 20 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इस्लामिक स्टेट के 2 सरगना भी शामिल हैं। ज़िन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में काबीना के इजलास के मौके पर अपनी वजारत की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान हासिल हुई कामयाबियों की वजाहत करते हुए ये रिमार्क्स किए। खतीब ने कहा कि पकड़े गए अफराद, जिनमें से अक्सरियत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुई थी, इनको 12 कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अफराद में से 12 ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने के लिए ईरान में दरअंदाजी की थी। उन्होंने नोट किया कि IS के 2 सरगना ऐसे ममालिक से वाबस्ता थे जो ईरान के हमसाया ममालिक में शामिल नहीं हैं। उन्होंने ईरानी अवाम से मुतालबा किया कि वह गैर दस्तावेजी गैर मुल्की शहरियों को मुलाजमत देते वक्त ज़्यादा मोहतात रहें। अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकत दारों ने एक फ्लैश अपील शुरू की है, जिसमें मलावी की तबाकुन खुश्क साली से मुतासरा लोगों की मदद के लिए $136 मिलियन से ज़्यादा की दरख्वास्त की गई है। सिन्हुआ खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि रोज़ाना की ब्रीफिंग में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटी रिक्वेटर्स के तर्जुमान स्टीफन दुजार्ग ने कहा है कि ये फंड्स तबाकुन खुश्क साली से मुतासर होने वाले 38 लाख लोगों को ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जनूब मशरक़ी अफ्रीका के एक खुश्की से घिरे मुल्क मलावी ने मार्च में खुश्क साली की तबाही का ऐलान किया, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा और खुराक की पैदावार में रुकावट है। एक अंदाजे के मुताबिक 57 लाख अफराद, जो मलावी की आबादी का 1/4 से ज़्यादा है, इनको अक्टूबर से मार्च तक आने वाले दुबले पतले मौसम के दौरान खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी फ़ौज ने राफा शहर में एक भी शहरी को हलाक नहीं किया। नेतन्याहू ने अमरीकी कांग्रेस की दावत पर एक मुश्तरका नशिस्त से 1 घंटा खिताब किया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा पर हमलों की हौसला अफजाई करने समेत खुद को एक बावक़ार सह्योनी करार देने पर सदर जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने गाज़ा में आम शहरियों की हलाकत के दावे को झूठ करार दिया और कहा कि इतनी दरोग गोई के बावजूद शहरों में हुई झड़पों के दौरान आम शहरियों की हलाकत कम से कम हुई है। गुज़िश्ता दिनों में मैंने राफा में अपने फौजी कमांडर से गुफ्तगू करते हुए आम शहरियों की हलाकतों के बारे में सवाल किया तो मालूम हुआ है कि वहाँ सिर्फ एक बम हमास के एक जंगजू से जा टकराया, जिसके गलत नतीजे में 2 डजन अफराद हलाक हुए थे। नेतन्याहू के खिताब के दौरान हर जुमले पर कांग्रेस मेंबरान ने खड़े होकर पुरजोर तालियों से इनकी तायीद की। तुर्किया कौमी असम्बली के स्पीकर नोमान खुर्तुलमुश ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस बहैसियत क़त्ल-ए-आम की साझेदार इंसानियत के तारीख़ी हाफिज़े में नक्श हो गई है। नोमान खुर्तुलमुश ने अमरीकी कांग्रेस में इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की गर्मजोश पज़ीराई पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस ऐसे इंसानों का इज्तिमा है जिन्होंने तमाम इंसानी हुकूक, जमहूरियत और हक़ व इंसाफ के नाम पर जिस कदर भी इंसानी विरसा था, सबको पांव तले रोंदते हुए एक ऐसे शख्स का खड़े होकर और तालियां बजाकर इस्तकबाल किया है जिसे बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने क़त्ल-ए-आम का मुजरिम करार दिया है।
اس حرکت سے امریکی کانگریس بحیثیت قتل عام کی ساجدار انسانیت کے تاریخی حافظے میں نقش ہو گئی ہے۔ افسوس صد افسوس۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا ہے کہ ہم صدر ترکی رجب طیب اردوغان اور شام کے صدر بشار الاسد کے درمیان ملاقات کے موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ حقان فیدان نے اسکائی نیوز عربیہ کے لیے جاری کردہ بیان میں حالات حاضرہ اور ترکیہ کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا۔ فیدان نے کہا کہ ہم دیگر برادر اور دوست علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی طرح شام کے معاملے میں بھی بعض اقدامات کے خواہش مند ہیں۔ اس پہلو پر صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے بذات خود پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ اپنے خطے میں استحکام و ترقی کے سفر کو 101 سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صدر اردوغان نے لوزان امن معاہدے کی 101ویں سالگرہ کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا۔ اپنے پیغام میں اردوغان نے کہا کہ لوزان امن معاہدے کی بدولت وطن پر قابض غاصبوں کے خلاف قوم کی فتح کو بین الاقوامی سطح پر بھی منظور کیا گیا۔ آج لوزان امن معاہدے کی 101ویں سالگرہ ہے، جسے ہم جمہوریہ ترکیہ کے قیام کی دستاویز مانتے ہیں۔ ترکیہ اپنے خطے میں استحکام کی علامت کے طور پر اپنے ترقیاتی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید قراجی نے سوڈان میں امن اقدامات اور کوششوں کے سلسلے میں تعاون بڑھانے والی دوسری مشاورتی میٹنگ میں شرکت کی۔ جبوتی میں ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے سوڈانی بحران کے حل کے لیے مملکت کی مسلسل کوششوں اور سوڈان میں امن کے حصول کے لیے بین الاقوامی کوششوں اور اقدامات کے لیے اس کے خیر مقدم اور کھلے پن کا اعادہ کیا۔ قراجی نے کہا کہ امریکہ اور مملکت نے جدہ میں سوڈانی فریقوں کے درمیان مذاکرات کی سہولت فراہم کی، جس کے نتیجے میں سوڈان میں شہریوں کے تحفظ کے لیے جدہ اعلامیہ پر دستخط ہوئے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح کو شیخ جابر دئیج ابراہیم الصباح کے انتقال پر الگ الگ تعزیتی پیغام ارسال کیے ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح کے نام اپنے ٹیلی گرام میں کہا ہے کہ ہمیں شیخ جابر ابراہیم صباح کے انتقال کی خبر ملی، جس پر دکھ ہوا۔ ہم آپ سے اور ان کے خاندان سے اظہار تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر الصباح کے نام اپنے ٹیلی گرام میں کہا کہ شیخ جابر الصباح کے انتقال کی خبر ملی ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شیخ جابر دئیج ابراہیم صباح کے اہل خانہ کو صبر و تحمل عطا فرمائے۔ سعودی رائل کمیشن برائے ریاض کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سرسبز ریاض مہم کے تحت شہر میں عظیم الشان پارک کی تعمیر کے آغاز کا اعلان کیا۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مجوزہ پارک کو بانی مملکت کے نام پر شاہ عبدالعزیز پارک رکھنے کی منظوری دی ہے، جس کی سفارش ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان نے کی تھی۔ مجوزہ پارک 34 لاکھ میٹر مربع پر تعمیر کیا جائے گا، جس کی تکمیل میں 36 ماہ لگیں گے۔ شاہ عبدالعزیز پارک ریاض شہر کے شمالی جانب شاہ سلمان بن عبدالعزیز شاہراہ کے قریب ہوگا۔ پارک کے منصوبے کے لیے 4 عالمی کمپنیوں کی جانب سے خاکے پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے بہترین نقشے کو منظور کیا گیا ہے تاکہ تیار ہونے والا پارک ایک شاہکار ہو۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے پاکستان میں سندھ اور بلوچستان میں نور سعودی رضاکارانہ پروگرام کے تحت مزید 5 آئی کیمپس کامیابی سے مکمل کر لیے۔ یہ آئی کیمپس البصر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن اور الابراہیم آئی اسپتال کراچی کے تعاون سے منعقد کیے گئے، جن کا مقصد ان افراد کو آنکھوں کی جدید دیکھ بھال کی سہولیات فراہم کرنا ہے جو مالی مشکلات یا خصوصی علاج تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ میڈیکل کیمپس بنیادی طور پر سندھ اور بلوچستان کے دیہی اور شہری علاقوں میں لگائے گئے تھے، جہاں آنکھوں کی دیکھ بھال کی خدمت محدود ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد آنکھوں سے متعلق مسائل کا ابتدائی مرحلے میں پتہ لگانا اور ان کا علاج کرنا ہے۔ پاکستان کے مذہبی سیاسی رہنما اور سول سوسائٹی کے ارکان نے رواں سال حج انتظامات کو ماضی کے مقابلے میں بہترین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ آج حج 2024 کے انتظامات کے حوالے سے تحریک دفاع حرمین کے زیر انتظام اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے ناظم الامور صالح وطیری مہمان خصوصی تھے، جبکہ صدارت جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری نے کی۔ سیمینار میں مذہبی رہنماؤں، علماء، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔